नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग का आज लेसन 4 है और इसमें हम समझने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। ठीक है कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं और कैपेसिटर को कैसे पहचानेंगे, कैसे चेक करेंगे और कैपेसिटर का काम क्या होता है, यूज क्या होता है, इस चीज को जानेंगे और बाकी की भी चीजें जानेंगे और भी बाकी कितने सारे कंपोनेंट होते हैं वो सभी चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना मैं यहाँ पर कवर करने का प्रयास करूंगा 1 घंटे में। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, आपकी जो मर्जी वो आप बोल सकते हैं। देखो, ये कैपेसिटर जो होता है, दो चालक पदार्थों के बीच एक कुचालक पदार्थ रखकर बनाया गया कंपोनेंट कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सादा कंडेंसर या नॉन पोलर कंडेंसर। ठीक है, जिसको हम पीएफ बोलते हैं, वो छोटे छोटे से पीएफ होते हैं। तो इसमें बड़ा भी आते हैं, बड़े बड़े कंडेंसर भी आते हैं। नॉन पोलर जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे जो बिजली वाला पंखा होता है उसमें भी कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, बड़ा सा पंखा होता है। और देखेंगे तो छोटे छोटे से पीएफ होते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको स्क्रॉल करूं, ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये भी कंडेंसर ही है, ये भी कैपेसिटर ही है, लेकिन ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है कि ये उल्टा सीधा इसमें नहीं होता, कोई भी पॉइंट जो है प्लस और माइनस इसमें नहीं होता। ठीक है, इसको आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। और इसका देखिए, यहाँ पर मैं थ्योरी आपको पढ़ करके बताऊं, शायद कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आए वहां पर। ठीक है, पहले देखो, सादा कंडेंसर यानी नॉन पोलर कंडेंसर लिखा है, एनपीसी भी बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट या पोलराइज कंडेंसर। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या फिर पोलराइज कंडेंसर बोलते हैं। पोलराइज का मतलब जिसमें पोलैरिटी हो, मतलब प्लस और माइनस हो। पोलैरिटी का मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो उसके बाद कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कैपेसिटर के द्वारा विद्युत चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को ही उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। मतलब जो उसका विद्युत चार्ज उसके अंदर जो स्टोर होता है, जितना ज्यादा या जितना भी स्टोर होगा उसकी कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर नापने की इकाई को यानी यूनिट को फैराड बोलते हैं। इसको फैराड यानी एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें देखो 2-3 तरह के, मतलब 3-4 तरह के इसमें भी वैरायटियां दी गई, जैसे आपका किलो ओम था, मेगा ओम था और गीगा ओम आता था। इसी तरह यहाँ पर भी इसमें वैरायटियां कर दी गई हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैं इसको पहले आपको फोटो दिखा दूं। ये देखिए, ये वाले यहाँ पर कंडेंसर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये नॉन पोलर वाले हैं। ठीक है, तो इनको पीएफ भी बोलते हैं। और एक मेरे पास फोटो है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगी एक बार कि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर ढेर सारे लिखे हुए, जैसे 1000 पीएफ बराबर 1 किलो पीएफ। और यहाँ पर पीएफ का मतलब होता है पिको फैराड। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको दूसरा एक चार्ट दिखाऊं तो उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर देखो, आपको ये स्क्रीन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में क्या साफ है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये साफ साफ चार्ट नजर आ रहा होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड और उसके बाद उसका कोड। ठीक है, यानी पीएफ, पिको फैराड का मतलब हो गया है आपका पीएफ, नैनो फैराड का मतलब होता है एनएफ, उसके बाद माइक्रो फैराड का मतलब होता है यूएफ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 4700 यूएफ या 1000 यूएफ या 10,000 यूएफ, 100 यूएफ, इस तरह से यूएफ या माइक्रो फैराड उसको बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो फैराड को ही शॉर्ट फॉर्म में यूएफ बोलते हैं। और उसका जो यहाँ पर निशान कुछ यू जैसा तो नहीं होता, लेकिन यू जैसा ही होता है, यू नहीं है, यू जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से इसका निशान बनाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है। और नैनो फैराड को एनएफ लिख दिया जाता है और पिको फैराड को पीएफ लिख दिया जाता है। जैसा भी हम बोलते भी पीएफ बोलते हैं या एनएफ बोलते हैं। एनएफ ज्यादातर नहीं बोलते हैं, नैनो फैराड बहुत कम बोलते हैं। ऐसे कई बार गिनती में आपको मिल जाए, अगर कहीं लिखा हो इतने नैनो फैराड का है, तो आपको समझ लेना है कि वो नैनो फैराड का मतलब क्या है। ठीक है, और जो माइक्रो फैराड है उसका भी मतलब समझ लेते हैं कि माइक्रो फैराड क्या है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका एक था किलो ओम, रेजिस्टेंस में कैसा था आपका, किलो ओम था, उसके बाद फिर मेगा ओम था, उसके बाद फिर आपका जीगा ओम आता है।
तो यानी देखा जाए तो किलो ओम या फिर किलो ओम से कम क्या होता है ओम, ओम से बढ़कर ज्यादा क्या होता है किलो ओम, और किलो ओम से ज्यादा होता है आपका मेगा ओम, मेगा ओम से ज्यादा होता है आपका जीगा ओम। ठीक है, इसी तरह यहां पर है, तो सबसे बड़ा वाला जो है यहां पर उसको हम नैनो फैराड बोलते हैं। ठीक है, नैनो फैराड जो होता है वो सबसे ज्यादा वाला होता है, ज्यादा संख्या में अगर हमें ज्यादा बड़ा कैपेसिटर है तो उसको हम माइक्रो फैराड में बोलते हैं, यानी माइक्रो फैराड में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ज्यादा बड़ी गिनती को शॉर्ट फॉर्म में उसको बोल सकते हैं एक माइक्रो फैराड। ठीक है, अब एक माइक्रो फैराड में कितने नैनो फैराड होते हैं और कितने पिको फैराड होते हैं ये आपको समझना चाहिए। तो यहां पर देखो ये पूरा चार्ट है, ये आप इजिली गूगल से मंगा करके देख सकते हैं, इसको मैं वहां से ही मंगाया हूं, आप देख सकते हैं गूगल का साइट खुला हुआ है यहाँ पर, तो वहां से भी आप मंगा करके इजिली आप इसको देख सकते हैं, और चाहे तो इसका अपने डायरी बनाए हैं जो उस डायरी में आप इसका जो पूरा चार्ट है वो नोट कर लीजिए, एक बार कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये चीज रह जाएगी, और आपको बार बार किसी चीज को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर अगर नैनो फैराड की बात, माइक्रो फैराड की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है माइक्रो फैराड, एक माइक्रो फैराड में कितने नैनो फैराड होते हैं 1000 नैनो फैराड। ठीक है, 1000 नैनो फैराड बराबर होता है आपका एक माइक्रो फैराड। अब उसके बाद एक नैनो फैराड में कितना होते हैं 1000 पिको फैराड, यहां पर देखो 1000 पिको फैराड बराबर एक नैनो फैराड। ठीक है, इस तरह से यानी एक माइक्रो फैराड जो है आपका, एक माइक्रो फैराड में आपके कितने नैनो फैराड होते हैं, क्योंकि माइक्रो फैराड से छोटा क्या है नैनो फैराड, और नैनो फैराड से छोटा है आपका पिको फैराड। तो एक माइक्रो फैराड बराबर आपका 1000 नैनो फैराड, और एक नैनो फैराड बराबर 1000 पिको फैराड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होता है, यानी जो गिनती है वो छोटी होती जाती है। तो ज्यादातर आपके जो कैपेसिटर होते हैं पीएफ वाले यानी नॉन पोलर वाले, वहां पर आपको जो वैल्यू लिखी होती है उसके ऊपर कोड लिखा होता है, वो सभी आपको पीएफ की वैल्यू हुई वहां पर लिखी होती है। ठीक है, पीएफ में, ठीक है, जो आपका पिको फैराड है उसी तरह से वहां पर कई जगह जैसे कोड यहाँ पर देखो, कोड यहाँ पर इसके हैं जैसे 100 कोड लिखा है, 100 का मतलब 10 पिको फैराड, 100 का मतलब क्या होगा 10 पिको फैराड, 150 का मतलब क्या होगा 15 पीएफ। ठीक है, यानी 15 पिको फैराड, और उसके बाद जैसे 101 लिखा है, 101 का मतलब 100 पिको फैराड, और उसके बाद जैसे और नीचे चलाएं 471 लिखा है, अगर उसमें देखो कैपेसिटर में कोड लिखा होता है उसमें और कुछ नहीं, जैसे आप वो रजिस्टर था कौन सा एसएमडी वाला रजिस्टर आपने देखा था, उसका जो कोडिंग कैसे निकालते हैं, पहले और दूसरे को सेम लिखते हैं और तीसरे वाले के बराबर 0 लगाते हैं, तो उसी तरह सेम इसमें भी है, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। जो भी उसका कोड जैसे 3 अंक का कोड लिखा है 471 लिखा है तो 4 7 उसके बाद एक 0 लगाएंगे, तीसरे वाला जो अंक होता है उसके बराबर हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है, 471 का मतलब होता है 470 पीएफ। ठीक है, पिको फैराड बोलेंगे। तो ये जो कोड होता है दोस्तों वो पिको फैराड में ही लिखा होता है। कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 33 के, आपको 33 के लिखा होगा, या तो 22 के लिखा होगा। इस तरह से 22 के का मतलब 22,000, उसको वहां पर के को हटा करके आप 3 0 लगा देंगे, तो जितना भी आएगा वो आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूं, मान लो यहाँ पर लिखा है 33 के का अगर पीएफ आपके पास है, कोड लिखा है उसमें 33 के, तो उसका मतलब होगा पहले 33 लिख देंगे, उसके बाद के का मतलब होता है, के का मान क्या है 3 0, तो यहां पर हम 3 0 लगाएंगे 1 2 3। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये पीएफ में होगा, यानी 33,000 पीएफ। ठीक है, ये 33,000 पीएफ है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें नैनो फैराड में, तो हम इसको देख लिए, नैनो फैराड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे अगर, तो ये हमारा आ जाएगा 33 नैनो फैराड। ठीक है, 1000 से भाग दिया हमने तो 33,000 में से तो हमारा आ गया 33। ठीक है, 33,000 को हम 1000 से भाग देंगे तभी हमारा नैनो फैराड निकलता है। अगर ये होता कि इसको अगर हमें पिको फैराड में लिखना होगा तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हमें जैसे हम यहां पर लिख दें, ये 33 नैनो फैराड है,
अगर हम इसको माइक्रोफैराड में लिखना चाहें, ठीक है, माइक्रोफैराड में लिखना चाहेंगे तो भी इसको 1000 से भाग देना होगा, ठीक है, 100, ठीक है। यहां पर मैंने इसको 1000 से भाग दिया है। अब देखते हैं जो आएगा आपका, क्योंकि ये 1000 ज्यादा है, 33 कम है, तो यहाँ पर इस 33,000 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी छोटी संख्या बहुत छोटी से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0.33, ठीक है, यहाँ पर 0.33 यूएफ हो जाएगा, यानी माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जैसे क्या था, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 0.33, ठीक है, नैनो फैराड आ रहा है 330, और ये आगे आपका 33 का मतलब 3300, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, जैसे ये आपका आया है, यहाँ पर कितना आया था 33,000, तो यहाँ पर 33,000 में 0.033, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हुआ थोड़ा सा मुझसे, अगर इसको हम 1000 को 33 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0 माइक्रोफैराड, ठीक है, यानी यूएफ, माइक्रोफैराड को यूएफ शॉर्ट फॉर्म आपको यूएफ बोलना होता है, तो आप यूएफ बोल दीजिएगा, आप माइक्रोफैराड बोल दीजिएगा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। 0.033 यूएफ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 जीरो के बाद, मतलब 3 अंक के बाद एक दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर जो भी माना था इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। तो ज्यादातर इसको 33 नैनो फैराड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको 33 के, या जैसे यहाँ पर लिखा है 33 के लिखा है, ठीक है, तो आपको 33 के बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 33 किलो पीएफ, 33 किलो का पीएफ है मतलब, ठीक है, 33 के, इसकी इस तरह से वैल्यू निकलेगी। आप इसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें सभी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए। तो मैं इस चार्ट को हटाता हूं, यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिखा था, ठीक है, वही चीज दोस्तों यहां पर इन्होंने बताया है, 1000 पीएफ बराबर 1 किलो पीएफ, और उसके बाद 1000 किलो पीएफ बराबर 1 यूएफ, ठीक है, यानी माइक्रोफैराड, उसके बाद 1 माइक्रोफैराड बराबर 1 किलो माइक्रोफैराड, और उसके बाद माइक्रोफैराड से जो आगे आता है आपका, उसके बाद कुछ नहीं, 1 फैराड आता है, ठीक है, 1000 किलो माइक्रोफैराड बराबर 1 फैराड, ठीक है, 1 किलो फैराड यहाँ पर दिखा है, KMFD, किलो माइक्रोफैराड, इस तरह से यहाँ पर आता है। माइक्रोफैराड के बाद कोई गिनती, माइक्रोफैराड से ज्यादा कोई नहीं आता है, तो उसको हम माइक्रोफैराड ही लास्ट तक समझते हैं, ठीक है, माइक्रोफैराड ही आपको लास्ट में समझ, सबसे बड़ा वाला जो है वो माइक्रोफैराड है, और मंझला वाला जो है वो पिकोफैराड, नैनोफैराड है, और जो सबसे छोटा वाला होता है उसको आप पीएफ या पिकोफैराड बोलते हैं, ठीक है। नॉन पोलर कंडेंसर एनपीसी, इस प्रकार के कंडेंसर में प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसका देखो यहाँ पर सिंबल जो है वो दिखा दिया गया है, इस तरह से इसका सिंबल होता है, ये यहाँ पर देख लीजिए, इसका सिंबल इस तरह से होता है, चाहे तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब ये क्या काम करता है ये चीज भी आप एक बार समझ लीजिए। यह एसी सप्लाई को पास करता है और डीसी सप्लाई को रोकता है, ठीक है, सबसे पहले समझो, एसी सप्लाई को पास करता है और डीसी सप्लाई को रोकता है, यह सप्लाई को फिल्टर भी करता है, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो वास्तव में ये बात सही है, इसी तरह से होता है, ये जो एसी सप्लाई होती है उसको पास कर देता है, और जो आपका डीसी होता है उसको रोक लेता है, इसी पार लेता है। अगर कोई भी चीज, अगर आप इस लाइन से, यहाँ से इस पॉइंट से आप सिग्नल दें और उसमें डीसी भी हो और एसी भी हो, तो यहाँ पर क्या करेगा, दूसरे वाली जो लाइन होगी इसकी, अपने वैल्यू के हिसाब से वो अपना काम करेगा, और यहाँ से सिर्फ एसी को पास करेगा, डीसी को पीछे की तरफ रोक देगा। और दूसरी चीज, ये जो पीएफ होता है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का भी काम करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आपको बताने का प्रयास करूं, देख लीजिए,
ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वेव बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, वेव। हमारा जो गाना होता है, हमारा जो सॉन्ग होता है, जो हम मोबाइल से इनपुट करते हैं, सिग्नल उसको बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल का सिग्नल। तो हमारा सिग्नल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ बड़ा बड़ा सा है यहाँ पर, जैसे ये देखिए, कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, लंबी लंबी, और कुछ यहाँ पर मीडियम साइज की हैं, और कुछ है बिल्कुल घनी घनी। ठीक है, जैसे जो आपका बेस होता है, ठीक है, ये मान लो आपका ये हो गया बेस, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये बड़ी है, और इसका जो लेंथ है, मतलब जो, जैसे मैंने स्प्रिंग को फैला करके दिखाया था, जैसे स्प्रिंग जितना फैली हुई होती है, दूर दूर उसकी वेव होती है, तो वो होती है हमारी लो फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो टाइमिंग है उसकी, ये उस टाइम में स्लो काम कर रहा है। अब ये इसकी जो टाइमिंग है ये बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी अप डाउन, जल्दी जल्दी इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है। फिर यहाँ पर देखो स्लो स्लो फ्रीक्वेंसी बन रही है, फिर यहाँ पर देखो कुछ मिड जैसी, मीडियम जैसी फ्रीक्वेंसी बन रही है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी है, फिर यहाँ पर देखो मीडियम है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये है हाई। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है ये है लो। ठीक है, यहाँ पर लो लिखेंगे, LOW, और यहां पर है आपका हाई, ये आपका हाई है, HIGH। ठीक है, और फिर आपका ये यहां पर भी लो है, ये भी लो है, ये थोड़ा सा हाई लग रही है लेकिन मिड जैसी है, और यहां पर ये मिड, इसको लिख देंगे। ठीक है, यहां पर मैंने इसमें 3 तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अब आप जब ऑडियो मिक्सर की बात करें अगर, या फिर बेस ट्यूबल की बात करें, तो वहां पर भी ऐसी फ्रीक्वेंसियां अलग करने के लिए वॉल्यूम दे दी जाते हैं। और वॉल्यूम कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस और पीएफ का इस्तेमाल करके ही, जो आपका मतलब जो आपका वॉल्यूम होता है वो खुद में अपने आप में एक रजिस्टर ही है, वेरिएबल रजिस्टर उसको बोलते हैं। और दूसरा होता है पीएफ या कैपेसिटर लगाए जाते हैं, उसी के माध्यम से ही वो फ्रीक्वेंसी को अलग करते हैं। तो किस तरह से, जैसे जितना इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जितना इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी, बड़ा होता जाएगा पीएफ, उतना ज्यादा ये अपनी जो लो फ्रीक्वेंसी होती है या मजबूत फ्रीक्वेंसी होती है उनको ले जाना शुरू कर देंगे। और जितना कमजोर होंगे उतना कमजोर फ्रीक्वेंसियों को, मतलब छोटी या फिर बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी जो होंगी उसमें से जाएंगी, कितना, जो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसके हिसाब से। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो यहां से अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी का आउट लूं, उधर से इनपुट कर रहा हूं, इधर से आउटपुट ले रहा हूं, ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं लगाता हूं, और उसके बाद यहां पर मैं देखो, मैं यहां पर 3 पीएफ लगा देता हूं। एक पीएफ ये यहां पर हो गया और इधर आउट होगा, और एक पीएफ यहां पर, ये यहां पर मैंने लगा दिया, और उसके बाद एक पीएफ और मैं यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, इस तरह से मैंने देखो इसमें 3 पीएफ लगा दिए हैं इस लाइन में, यानी जहां पर ये फ्रीक्वेंसी बह रही है उसी लाइन में मैंने यहां पर 3 पीएफ लगा दिया है। अब इन 3 पीएफ पे हम मतलब इनका वैल्यू, अलग अलग वैल्यू के इनको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रभाव यहां पर पड़ने वाला है। तो एक बार मैं उस चार्ट को ओपन कर लेता हूं, हम इसके हिसाब से एक यहां पर पीएफ लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से मैं एक कोई बिल्कुल कमजोर वाला, जो मतलब कम वैल्यू का एक पीएफ ले लेते हैं, जैसे कि 470, ठीक है, यानी 47 पीएफ, 47 पीएफ ले लो, या फिर 100 पीएफ ले लो। यहां पर मैं 100 पीएफ ले रहा हूं, ठीक है, ये 100 पीएफ ले रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये 100 पीएफ, इसका कोड है 101। तो यहां पर मैं लगा देता हूं आपका, ये आपका 100 पीएफ हो गया, सबसे पहला वाला आपका 100 पीएफ हो गया। उसके बाद मैं दूसरा जो लगाऊंगा, यहां से और आगे चला जाऊंगा, ठीक है, 100 पीएफ के बाद आ जाता है, मान लो कि और थोड़ा सा 4700 पीएफ एक यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। 4700 जो पीएफ होता है उसका 4.7 नैनोफैराड, और इसका जो कोड आएगा 472, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और मिड में लेता हूं। जैसे 100 पीएफ के बाद मैं एक ले लेता हूं यहां पर 1000 पीएफ,
या सॉरी 1000 नहीं, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ा दूं, क्योंकि मिड हम यहाँ पर मैं 3300 पीएफ लगाता हूँ। मिड फ्रीक्वेंसी लेनी है तो मैं यहाँ पर 3300 पीएफ लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो बीच वाले में कौन सा पीएफ लगाया है, 3300 पीएफ। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है उसमें एक मैं और भी ज्यादा वैल्यू का, बहुत ज्यादा वैल्यू का लगा देता हूं यहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 100,000 पीएफ। ठीक है, 100,000 पीएफ का लगा दूं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 104। ठीक है, 0.1 माइक्रोफैराड का लगा दे रहा हूं, या फिर मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि 1 माइक्रोफैराड का लगा दूं। अगर 1 माइक्रोफैराड का यहां पर लगा दूं तो वो हो जाएगा आपका ये 1000 नैनो फैराड होगा, तो इसकी गिनती जो है बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैं एक लगा देता हूं, इधर से देखो 1 माइक्रोफैराड अगर हम यहां पर लगाएंगे तो उसमें क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जीरो होंगे। ठीक है, ये समझ, इतना हमने पीएफ लगाया है यहाँ पर, इसको बोलेंगे 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी ये हो गया 1000 नैनोफैराड। या फिर वैसे इसको पीएफ में नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या हो गया ना। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख वाली गिनती में आ गया। तो ये 10 लाख पिकोफैराड हो गया एक तरह से, पीएफ यहां पर मैं लिख दिया। तो इस तरह से अगर आप अरेंजमेंट करें किसी सेक्शन में तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर आप यहां से आउटपुट लेंगे तो आपको जो झनकार होगी, सिर्फ झनकार वाली फ्रीक्वेंसी, जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसियां हैं, इस टाइप की फ्रीक्वेंसी ही यहां से आउटपुट होगी। अगर जो आप यहां से लेंगे यानी इस वाले पॉइंट से, तो आपको मिड वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जैसे है, ठीक है, इस टाइप वाली फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको सुनाई देगी। लेकिन बेस और बेस आपको इन दोनों में नहीं मिलेगा, ना इसमें बेस आएगा ना इसमें बेस आएगा। बेस किसमें आएगा, इसमें, जिसकी ज्यादा वैल्यू है। जितना ज्यादा वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको बेस आएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, यहाँ पर आएगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी, ये आपका आ गया मिड फ्रीक्वेंसी, और ये आपका लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से ही हमारा बेस टेबल दोस्तों वो काम करता है। बेस टेबल में लो के लिए रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चीजें हम आगे समझेंगे बेस टेबल के सेक्शन में। बस अभी आपने इसका यूज समझ लिया कि किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद देख लेते हैं, चलिए अब देखो यहाँ पर लिखा है नॉन पोलर कंडेंसर की चेकिंग एक बार देख लेते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखकर उसकी दोनों प्रोब को कंडेंसर के सिरों पर रखते हैं। यदि मल्टीमीटर में दोनों साइड से कुछ भी रीडिंग नहीं बताता है तो कंडेंसर सही। ठीक है, दोनों साइड से अलटने पलटने पर दोनों साइड में कोई भी रीडिंग नहीं बताता है तो फिर वो सही है। यदि मल्टीमीटर दोनों साइड से या एक साइड से रीडिंग बताता है या फिर बीप देता है तो कंडेंसर खराब है। इसी तरह से इसकी चेकिंग होती है, मतलब इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं शो करता है क्योंकि बहुत छोटा सा पीएफ वगैरह होता है, बहुत छोटा सा रीडिंग आता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आता, तो वही सही माना जाता है। लेकिन इसके लिए इससे अच्छा रहता है कि एक मल्टीमीटर मतलब पीएफ चेक करने वाला कंडेंसर मल्टीमीटर आता है दोस्तों, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह का मल्टीमीटर आता है, थोड़ा सा महंगा होता है, 1500-1600 रुपए का मिलता है। और इससे आप कंडेंसर की एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं, जितना का वो, चाहे पीएफ हो और चाहे पोलर वाला कंडेंसर हो, यानी चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों वाले कंडेंसर इसमें इजीली चेक हो जाते हैं, अच्छी तरह से चेक हो जाते हैं। तो ये रहा है आपका चित्र, इसके हिसाब से आप चेकिंग करेंगे। ये तो बहुत आसान बातें हैं, ये सब चीजें आपको आ जाएगी। देखो एक तरीका इन्होंने और भी बताया है
इस तरह से, यानी ये आपका एसी सप्लाई है, ठीक है। एसी सप्लाई, यहाँ पर एसी सप्लाई का सॉकेट बना हुआ है और इसका जो आपका पीएफ है उसका एक पॉइंट इसके एसी सप्लाई में डायरेक्ट लगा दिया गया है, और जो दूसरा वाला है उस दूसरे वाले को यहाँ पर एसी वोल्टेज में रख करके मल्टीमीटर को उसके बाद चेक किया जा रहा है। अगर एसी वोल्टेज यहाँ पर बताता है तो फिर उसको सही माना जाता है, अगर नहीं बताता है तो भी वो खराब माना जा सकता है। इस नॉर्मल वाले से चेक करने का ये तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या फिर पोलराइज कैपेसिटर या कंडेंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो निशान किस तरह से होता है या जो ग्राफिकल सिंबल है वो कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इस तरह से भी बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं। तो ज्यादातर मैं इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है इस तरह से मैं बनाता हूँ सिंबल, और ये इसकी पहचान है, इस तरह का वो दिखता है। इसमें प्लस, इधर वाला प्लस होता है जिधर कुछ नहीं होता। देखो इसमें देखोगे ध्यान से तो एक तरफ ये माइनस 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 जैसा लिखा हुआ है इसमें, और दूसरी साइड में कुछ नहीं लिखा होता है, या फिर इस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखो एक काला सा पट्टा बना हुआ है इस तरह सा, तो जिधर ये काला वाला है उधर आपका माइनस होता है, और इसमें देखो इधर ये जो पट्टी बनी हुई है सफेद पट्टी, ये आपका माइनस होता है। वहां पर माइनस का निशान भी बनाया गया है, चाहे आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। अब उसके बाद चिप पोलर कंडेंसर, ये आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखते हैं। यहाँ पर भी जिधर ये डॉट बना हुआ है इधर आपका ये प्लस माइनस होता है और दूसरी तरफ आपका प्लस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है कोड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिप पोलराइज कंडेंसर, मतलब ये कोड के हिसाब से समझने के लिए सर्किट में कई जगह कोड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सी का मतलब होता है आपका 2.5 वोल्ट, और उसके बाद जी का मतलब 4.0 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट का। उसके बाद जे अगर आता है तो वहां पर 6.2 वोल्ट का आता है। इसका मतलब क्षमता कि इतने वोल्टेज के रेंज में ये कैपेसिटर होगा, अगर उसके ऊपर लिखा है वो सिर्फ उसके लिए है जो आपका ये वाला कंडेंसर था, ये वाला कंडेंसर इस तरह के, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ होता है तो उसके लिए है कि इतने वोल्टेज सपोर्ट करेगा, और ये ज्यादातर एम्पलीफायर में नहीं देखने को मिलता है। वैसे मैंने भी नहीं देखा, देखो यहाँ पर मैंने उल्टा बताया है आपको। ये यहाँ पर इधर प्लस बनाया है और ये माने जैसे डायोड होता है उस तरह से यहाँ पर बना दिया गया है। इधर आपका प्लस, जिधर ये पट्टी है ग्रीन कलर की उधर आपका प्लस होगा और इधर आपका माइनस होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। अब पोलराइज कंडेंसर की चेकिंग एक बार देख लेते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखकर उसके दोनों प्रोब को कंडेंसर के सिरों पर रखते हैं। यदि मल्टीमीटर में 0 या 1 से कुछ बढ़ती हुई रीडिंग बता करके वापस 0 हो जाए या 1 हो जाए तो कंडेंसर सही है। यदि रीडिंग नहीं बताता है या फिर रीडिंग बता करके 0 नहीं होता है या फिर बीप करता है तो कंडेंसर खराब माना जाता है। मतलब कि जैसे आप लगाएंगे ना तो कुछ रीडिंग आएगी, बहुत जल्दी से कुछ रीडिंग आएगी, हाई वैल्यू होकर के वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड में अगर लगाते हैं तो उसको समझ लो कि वो सही है। अगर लगातार वो रीडिंग बता ही रहा है और एक साइड से बता रहा है, एक साइड से नहीं बता रहा है, एक साइड से बता रहा है, एक साइड से नहीं बता रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो भी उसको खराब ही माना जाता है। वो एक बार रीडिंग बताएगा हल्की सी, कुछ रीडिंग बता करके तुरंत खत्म बंद हो जाएगा या फिर से 0 हो जाता है तो उसको सही माना जाता है। अगर बीप वगैरह आता है तो उसको खराब मान लो, अगर फूला वगैरह हो तो भी उसको खराब माना जाता है, ठीक है। ये सेम। उसके बाद समझते हैं डायोड, ठीक है। हमारा जो पीएफ था उसका यहाँ पर खत्म हो चुका है। देखो ये जो कंडेंसर की चेकिंग करने से पहले उसके लेग आपस में शॉर्ट करके डिस्चार्ज भी कर लेने चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर जो है, कंडेंसर जो है वो चार्ज हो जाता है। उसके अंदर वोल्टेज भी वो जितना बड़ा ज्यादा वोल्टेज देंगे, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ज्यादा वो फट से मचता भी है, तो उसको चार्ज डिस्चार्ज कर लेना ज्यादा अच्छा होता है। अगर ज्यादा बड़ा कैपेसिटर है तो वहां पर आप 100 वाट का बल्ब लगा दीजिए तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मत शॉर्ट कीजिए, बहुत ज्यादा कई बार चिटक के आंख वगैरह में भी आ सकता है। अब उसके बाद देखिए डायोड को समझ लेते हैं। डायोड एक सेमीकंडक्टर पदार्थ का बना हुआ कंपोनेंट होता है। इसके 2 सिरे होते हैं जिन्हें एनोड और कैथोड कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। सामान्य डायोड या रेक्टिफायर डायोड, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिखा है। और उसके बाद दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। उसके बाद तीसरा है स्मॉल सिग्नल डायोड, और चौथा है लार्ज सिग्नल डायोड, पांचवा है पैक डायोड, छठवा है जीना डायोड,
फिर 7वां है एलईडी, ठीक है, एलईडी भी एक तरह का डायोड ही होता है। उसके बाद 8वां है वो आपका शॉर्ट की डायोड होता है, ठीक है। तो इनको हम समझ लेते हैं। सामान्य डायोड या रेक्टिफायर डायोड, देखो सामान्य डायोड जैसे मान लो रेक्टिफायर डायोड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है, या जो आपका बिजली होता है 220 वोल्ट वाला उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अन्य किसी जगह में इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि जो हमारी एसी होती है वो कई तरह की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इसको क्या होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी होता है एक तरह से, जैसे जो हमारे घर में बिजली आता है तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उसको लो फ्रीक्वेंसी माना जाता है। और उसके लिए नॉर्मल डायोड होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको ब्रिज सामान्य डायोड या रेक्टिफाइड डायोड, जैसे आपका 4007 हो गया, या फिर आपका 5108 हो गया, या फिर आपका 6 से 4 6 से 10, इस तरह के डायोड आते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो चीजें। तो ये क्या काम करता है, एसी से एसी को डीसी में बदल देता है। देखो इस तरह से इसका साइन हमारा एसी वाला साइन होता है। अगर उसके आगे एक डायोड इस तरह से लगा दिया जाता है, ये डायोड का क्या होता है, सिंबल, ठीक है, ग्राफिकल सिंबल है यहाँ पर। तो ये आपका एनोड होता है और ये आपका कैथोड होता है, ठीक है। यानी ये आपका होगा आपका प्लस पॉइंट और ये आपका माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट यानी इधर से प्लस इनपुट करेंगे तो इधर प्लस आएगा, माइनस इनपुट करेंगे तो माइनस इधर नहीं आएगा। अगर इधर से आप माइनस इनपुट करेंगे तो उधर चला जाएगा, प्लस इनपुट करेंगे तो उधर प्लस नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको एसी दिया गया है। एसी में मैंने बताया था आपको कि एसी में प्लस और माइनस दोनों होता है। एसी में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, क्योंकि वो बदलता रहता है, प्लस माइनस होता ही रहता है। तो यहाँ पर देखो इसका जो प्लस पॉइंट है ऊपर वाला, ठीक है, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस आ गया, उसके बाद फिर से प्लस आ गया, और ये माइनस वाला है यहाँ पर उसको पार नहीं कर पाएगा इस डायोड को, क्योंकि डायोड की दिशा है उल्टी है। अब यहाँ पर देखिए इसको बदल करके एक बार दिखाया गया है। अगर इस तरह से लगाते हैं, जैसे यहाँ पर डायोड देखो उल्टा करके लगाया गया है, तो यहाँ पर जो आपके पॉजिटिव वाला सिग्नल होगा ये पॉजिटिव सिग्नल नहीं आएगा, सिर्फ माइनस वाला सिग्नल यहाँ पर माइनस माइनस ही आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये आपका डीसी बन जाता है, इधर प्लस प्लस आउट हो गया, इधर आपका माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, डायोड की पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे एक ये चिप वाला जो डायोड है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और रेक्टिफायर डायोड जो है यहाँ पर, जैसे मल्टीमीटर की रेक्टिफायर चेकिंग यहाँ पर लिखाई गई है। मल्टीमीटर को रीडिंग या डायोड रेंज में रख करके उसकी प्रोब को डायोड के दोनों सिरों पर रखते हैं। यदि मल्टीमीटर एक साइड से 400 से 700 के बीच में रीडिंग बताता है और दूसरी साइड से रीडिंग नहीं बताता है तो यह डायोड ओके, ठीक है। डायोड के एक साइड में अगर यहाँ पर और यहाँ पर आप मल्टीमीटर इस तरह से रखते हैं तो आपको रीडिंग एक तरफ से बताएगा और पलट देंगे तो नहीं बताएगा, ठीक है। बस यही क्लियर होता है, इससे ही पता चल जाता है कि हमारा डायोड जो सही है। अब कितना रीडिंग बताएगा, 400 से 700, ठीक है। और उसके बाद यदि मल्टीमीटर से दोनों साइड से रीडिंग बताता है, ठीक है, मल्टीमीटर में इधर से भी बताता है और इधर से भी बताता है, तो फिर ये डायोड खराब है, या फिर बीप देता है तो भी डायोड खराब है, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रिज डायोड या फिर जो ये वाला डायोड है रेक्टिफायर डायोड, इस तरह से आप चेक कर लेना, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड एसी सप्लाई को कंप्लीट डीसी बदलने के लिए डायोड का ब्रिज कनेक्शन बनाया जाता है। ये 4 डायोड का कनेक्शन होता है, और जब चारों डायोड का ब्रिज कनेक्शन करके उसे एक बॉडी में पैक कर दिया जाता है तो इसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। जैसे आप 4 पिन वाला जो डायोड होता है वो यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ब्रिज का कनेक्शन भी इन्होंने दिखाया है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डायोड लगा करके, और इधर देखो ये प्लस और माइनस इधर मिल रहे हैं और इधर प्लस और माइनस इधर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एसी सिग्नल चला जाएगा, मतलब एसी जो वोल्टेज होगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जिधर आपका ये प्लस प्लस यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, यानी माइनस पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आउट है, ठीक है। इधर से प्लस इनपुट होगा, इधर से प्लस जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाए, मतलब प्लस इधर नहीं जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये आपका प्लस प्लस यहाँ पर आ गया, तो प्लस वाला पॉइंट यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर प्लस वाला जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपका जो एसी वोल्टेज है वो दोनों तरफ से घुस करके, इधर से भी और इधर से भी, कंप्लीट ब्रिज, यानी दोनों साइड से जो घुस रहा हो उसको ही ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड में आकर के यहाँ पर देखो प्लस प्लस अलग हो, प्लस सप्लाई आपकी अलग हो जाती है, माइनस आपका अलग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एसी में तो आपका दोनों चीज मिक्स ही रहता है।
अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहचान दिखा दी है। इस तरह के आपके ब्रिज डायोड आते हैं, इस तरह का भी आता है, इस तरह का भी आता है, और इस तरह का भी आता है, इस तरह का भी आता है। अलग अलग जो यहाँ पर ब्रिज डायोड हैं ये सभी अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर के हिसाब से आते हैं। ये कुछ छोटे छोटे हैं, यहाँ पर देखो छोटे छोटे हैं, जैसे एलईडी है, बल्ब वगैरह में पर इन्होंने दिखाया। तो दोस्तों हमने अभी तक जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर वाले डायोड थे वो हमने समझ लिए कि कैसे ब्रिज रेक्टिफायर का डायोड होता है और कैसे उसको चेक किया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं स्मॉल सिग्नल डायोड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक नॉन लीनियर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। इसके पॉइंट कांटेक्ट डायोड या ग्लास पैसिवेटेड डायोड होता है, डायोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहां लो करंट और हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल लॉजिक सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर काफी अच्छी तरीके से काम कर लेता है। ये साइज में बहुत छोटा होता है। इसमें पीएन जंक्शन को बचाने के लिए छोटे ग्लास ट्यूब के अंदर रखा जाता है। ज्यादातर 1N4148 और 1N914 नंबर के स्मॉल सिग्नल डायोड प्रयोग किए जाते हैं। इनका करंट और पावर रेटिंग बहुत कम होता है, 150 mA और 500 वाट होता है। ये दो प्रकार का होता है, सिलिकॉन सिग्नल डायोड और जर्मेनियम सिग्नल डायोड। दोस्तों इसके कहने का मतलब यह है कि जो स्मॉल सिग्नल डायोड यानी जैसे 4148 सर्किट में आप देखेंगे तो आपको जीनर डायोड जैसा, मतलब जीनर डायोड जैसा एक और आपको डायोड मिलता है जिसको 4148 नाम से लोग जानते हैं या 4148 के नाम से जानते हैं। वो भी कांच जैसा दिखता है, यानी जीनर डायोड जैसा दिखता है, लेकिन वो जीनर डायोड नहीं होता। एक्चुअली में उसका काम होता है जैसे हमारा जो बारीक सा सिग्नल होता है, जैसे इस टाइप का, जैसे हाई सिग्नल होता है, इस टाइप के सिग्नल को बहुत इजीली से वो ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे लो हो और चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो चाहे लो फ्रीक्वेंसी हो। दोनों में वो कमजोर, बिल्कुल कमजोर फ्रीक्वेंसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए उसको स्मॉल सिग्नल डायोड बोलते हैं। ठीक है, दरअसल बहुत ज्यादा आंख में लाइटें लगने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा चकाचौंध जैसा हो रहा है और डिस्प्ले के जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा मुझे ब्लर समझ में आ जाते हैं। कभी कभी लाइट की ज्यादा समस्या है, अगर इसको ज्यादा लाइट करते हैं तो दोस्तों ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन सिग्नल डायोड यहाँ पर दिख रहा है। इसका रिवर्स रेजिस्टेंस काफी अधिक होता है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जंक्शन के बीच में लगभग 0.6 से 0.7 का होता है। इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है, ये जो डायोड होता है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब जब आप चेक करें, जैसे मान लो ये जो डायोड है यहाँ पर आपने यहाँ पर 5 वोल्ट दिया है, ठीक है, 5 वोल्ट पॉजिटिव आप इस पॉइंट से इनपुट करेंगे तो इधर आपका जो आएगा वो आएगा 4.6 के आसपास, 4.6 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा और 0.5 वोल्ट, यानी देखो यहाँ पर 0.6 वोल्ट दिखा है, 0.6 से 0.7 तक ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, बाकी का पूरा इधर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली सर्किट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी होता है। ये कांच वाला है और ये नॉर्मल काला काला सा जैसा दिख रहा है डायोड जैसा, ये उस तरह वाला है। तो ये दोनों तरह के होते हैं। कहीं कहीं आपको ज्यादातर जगह में तो दोस्तों यही लगा हुआ मिलता है, ये बहुत कम जगह पर मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्किट में यही 4148 ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसकी चेकिंग भी रेक्टिफाइड डायोड की तरह होती है, नॉर्मल डायोड की तरह ही इसकी टेस्टिंग होती है। इसमें भी एक तरफ से रीडिंग आती है, एक तरफ से नहीं आती। अराउंड जो रीडिंग आएगी वो अराउंड 400 से 700 के बीच में रीडिंग आएगी। ठीक है, एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग नहीं आएगी। अगर बीप वगैरह देता है या फिर दोनों तरफ से रीडिंग देता है तो फिर आप इसको खराब मान सकते हैं और चेक कर सकते हैं, निकाल करके चेंज कर सकते हैं। इसका रिवर्स देखो, ये जो जर्मेनियम सिग्नल डायोड है इसका रिवर्स रेजिस्टेंस कम होता है। इसमें जंक्शन के बीच में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है क्योंकि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी अधिक होता है। देखिए यहाँ पर
इसका भी सिंबल कुछ उसी तरह से है जैसे नॉर्मल वाला होता है एनोड और कैथोड। और इसमें देखेंगे आप इस तरह से बीच में दो कलर का पट्टी जैसा दिखा होता है काला काला सा, इसको देख सकते हैं। बहुत कम ये इस्तेमाल होता है आपको एम्पलीफायर में, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको ये 4148 वाला ही देखने को मिलेगा, ये भी बहुत कम आता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है लेने की आपको। आप बात करते हैं लार्ज सिग्नल डायोड। इस डायोड में पीएन जंक्शन लेयर बड़ा होता है, इसलिए इसको एसी से डीसी बदलने की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए इस डायोड को एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई बदलने में काम लिया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये डायोड बनाया हुआ है, ये फास्ट स्विचिंग डायोड है, ठीक है। इसको मतलब कि जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जो नंबर वगैरह है वो मैं आपको पूरी लिस्ट इसको दूंगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये फिलहाल मैं आपको देख करके कंपोनेंट देख करके बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये ऐसा होता है। अब उसके बाद देखिए समझ लेते हैं जीनर डायोड, ठीक है। आपको वर्ड याद रखना है या तो फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन चीजों को। तो ये जो जीनर डायोड होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये पहले देख लेते हैं। ये एक विशेष किस्म का डायोड है जिसका प्रयोग सर्किट में वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किया जाता है। इसे सप्लाई के समांतर क्रम में लगाते हैं। यह डायोड भिन्न भिन्न वोल्टेज कैपेसिटी के आते हैं। यह डायोड आने वाली अधिक सप्लाई इसके वोल्टेज कैपेसिटी से 1.5 गुना अधिक तक को अपनी वोल्टेज कैपेसिटी के बराबर कर देता है, लेकिन यदि आने वाली सप्लाई इसकी वोल्टेज कैपेसिटी से अधिक हो तो यह उसे बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पर, फिर उसके बाद। तो दोस्तों जो जीनर डायोड होता है आपका, ये जीनर डायोड सप्लाई के समांतर बोल रहा है, ठीक है। यहां पर जैसे मान लो देखो यहां पर मैं सप्लाई दे रहा हूं, ये आपका प्लस है, मतलब ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। मान लो ये 12 वोल्ट है, ठीक है। ये 12 वोल्ट है दोस्तों। अब 12 वोल्ट को हमें ले जाना है किसी एलईडी बल्ब या किसी अन्य ऐसे इक्विपमेंट पर ले जाना है जहां पर हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से वायर लेंगे और उसके बाद देखो इस तरह से अगर हम इसमें बीच में जीनर डायोड लगा देते हैं, ठीक है। वहां पर देखो सिंबल बना हुआ है जीनर डायोड का, आप देख लीजिए जो सिंबल है वो किस तरह से होता है। इस तरह से डायरेक्ट पहले मतलब इसको सप्लाई के समांतर लगाना है, माने इस तरह से लगाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका सिंबल होता है, यहाँ पर भी देखो सिंबल इसका दिया गया है। अगर इस तरह से हम लगा देते हैं तो हमारी सप्लाई को ये क्या करेगा, ये 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर ये 5 वोल्ट का है, ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट का है, तो इस तरफ 5 वोल्ट ही जाने देगा, बाकी का सप्लाई ये क्या करेगा, इसको ड्रॉप करेगा। तो ये सप्लाई में अगर ये सप्लाई ज्यादा एम्पियर की है तो उस समय ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ से वायर कट जाएगा, या फिर ये फट जाएगा, ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हमेशा रजिस्टर जहां पर डायोड लगाया जाता है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपनी वोल्टेज के हिसाब, जैसे 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट इस सप्लाई को ड्रॉप करना शुरू करेगा। यहाँ पर जो सप्लाई आएगी वो क्या करेगा, 5 वोल्ट ड्रॉप करने का काम करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, ये क्या करता है, एम्पियर को कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर आपकी सप्लाई है वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपको 12 वोल्ट शो होगा, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट शो होगा, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद की सप्लाई आपकी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा है, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट शो होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये जो डायोड होता है ये इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा, देखो यहाँ पर डिनोटिंग लेटर लिखा हुआ है ZD, ठीक है। जहां पर जीनर डायोड होता है उसका कोड लिखा जाता है ZD या फिर ZN लिख दिया जाता है इस तरह से। और इसका ये सिंबल है, सिंबल देख लीजिए, याद रख लीजिए, मैंने यहाँ पर भी बनाया है और यहाँ पर भी बना है, तो आपको सिंबल याद रखना है, बाकी ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। देखो कुछ इस तरह के भी जीनर डायोड दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे आपका वो 4148 वाला डायोड था, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो इस तरह का डायोड होता है, ज्यादातर इस तरह के होते हैं और इस तरह के भी आते हैं, और नॉर्मल जो आपका अभी आपने देखा था उस टाइप के भी आते हैं, काले काले कलर में भी आते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर कुछ SMD वाले भी दिए गए हैं। अब ये जीना डायोड दोस्तों चेक करने का देखो जो तरीका होता है, जीना डायोड की चेकिंग समान डायोड की तरह ही होती है, मतलब इसमें भी आप एक साइड से चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी, एक साइड से नहीं आएगी, ठीक है। अब चाहे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी चेक करके आप पता लगा सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये बोर्ड पर नहीं समझाया जा सकता, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो इस तरह के भी देखो यहाँ पर डायोड दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह के भी डायोड होते हैं, ये SMD में डायोड होते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर भी डायोड है, ये पैक डायोड बोल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसके अंदर 1 2 3 4 डायोड लगे हैं, यानी इसके अंदर की बात कर रहा है। और इधर देखोगे तो यहाँ पर इसके अंदर 2 डायोड लगे हैं, ठीक है। ये एक तरह से मान सकते हैं इसे शॉर्ट की डायोड जैसा ही है, लेकिन ये SMD वर्जन में है। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो ये उल्टा है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं इधर, और इसका दोनों अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप का, तीनों अलग टाइप का बना हुआ है। तो ये भी कम देखने को मिलता है। अब LED है, यहाँ पर LED के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये भी एक तरह की डायोड ही होती है। अब इसका जो है सिंबल आपको याद रखना है, यहाँ पर देखो सिंबल जो है यहाँ पर डायोड जैसा बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर 2 एरो यानी 2 तीर यहाँ पर बना दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम LED पहचानते हैं। और LED में दोस्तों देखिए जब आप ध्यान से LED के अंदर देखेंगे तो आपको अंदर जब देखेंगे तो आपको एक बड़ा वाला पार्ट मिलता है, एक छोटा सा मिलता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट होगा, एक चौड़ा सा पॉइंट होता है। जो आपका छोटा सा पॉइंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, जो चौड़ा पॉइंट हो दिखे वो आपका निगेटिव होता है। इस तरह से आप उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पहचान सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डायोड ये चेकिंग यहाँ पर दिया गया है। अब देखो एक शॉर्ट की डायोड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये शॉर्ट की डायोड है, बहुत ज्यादा एम्पलीफायर में इस्तेमाल होता है शॉर्ट की डायोड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, 2 डायोड को एक साथ भी मिला करके बनाए जा सकते हैं, या फिर एक डायोड से भी बनता है, 2 डायोड से भी बनता है, और सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के डायोड, मतलब 2 तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल देखने में एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट की तरफ दिखता है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए डायोड है, ठीक है, 3 पिन का डायोड है। यहाँ पर इसका जो बीच वाला होता है दोस्तों, ये बीच वाला क्या होता है, यहाँ पर बीच में आपका पॉजिटिव आउटपुट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट होता है। ये दोनों पिन है जो वो निगेटिव इनपुट है। अगर इसको मैं बड़ा बनाऊं, अगर यहाँ पर जैसे इस तरह से, ये एक डायोड यहाँ पर हमारा हो गया, उसके बाद एक डायोड हम और बना देते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक डायोड हमने यहाँ पर बना दिया। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें 3 पिनें बनाई जाती हैं। तो एक पिन मान लो ये वाला हो गया, और उसके बाद ये दोनों पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। ज्यादातर आप सर्किट में देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया जाता है ऊपर की तरफ से। ये अंदर अंदर मिला हुआ होता है, और बीच वाला अंदर अंदर कई बार मिला हुआ होता है, कई बार नहीं मिला होता है। तो सर्किट में इसको मिला दिया जाता है, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, यानी जो सप्लाई देंगे, ठीक है, जो भी पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव देंगे, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो ये एक तरह की सप्लाई देंगे 50-50 वोल्ट, यहाँ पर वही सप्लाई होगी। इनको इकट्ठे इन दोनों पॉइंट पर दे दिए जाते हैं और यहाँ से आउटपुट ले लिया जाता है बीच से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होता है। अगर चाहे तो यहाँ पर बीच में निगेटिव वोल्टेज दे देंगे, जो भी ऐसे 50 वोल्ट निगेटिव यहाँ पर देंगे तो दोनों तरफ आपका 50-50 वोल्ट निगेटिव वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर होता है। तो ये आपका रहा शॉर्ट की डायोड। अब देखो ये शॉर्ट की डायोड की चेकिंग आप देख लीजिए, नॉर्मल डायोड की तरह है। जैसे अगर आप इन दोनों पॉइंट पर यहां से और यहां पर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको एक साइड से रीडिंग आएगी और दूसरी साइड से नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां से यहां पर चेक करेंगे तो भी आपको एक साइड पर रीडिंग आएगी, एक साइड पर नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि एक डायोड खराब हो जाता है इसके अंदर का, जिसकी वजह से सप्लाई हमारी पूरी खराब हो जाती है। तो आप देखेंगे तो एक साइड में आपको बी पाएगा, एक साइड में नहीं आएगा, तो हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, पूरा चेंज ही कर देंगे। तो अगर आप यहां से यहां पर चेक करेंगे तो आपको कोई भी कंटिन्यूटी वहां पर नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से आप अगर चेक करते हैं तो भी कुछ भी आपको रीडिंग नहीं आएगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज में रख करके
उसका काली प्रोब को Schottky डायोड के बीच वाले पिन पर रखते हैं, ठीक है, यानी इस वाले पॉइंट पर काले वाले प्रोब को यहां पर रखेंगे और उसके बाद लाल वाले प्रोब को दोनों साइड वाली पिनों पर बारी बारी से रखते हैं तो मल्टीमीटर में 300 से 400 के बीच रीडिंग आती है, तो सही है। और दोनों पिनों पर एक ही रीडिंग बताता है तो आपका सही है, मतलब यहां पर भी और यहां पर भी एक जैसा ही रीडिंग आएगा, यहां पर भी और यहां पर भी बताएगा तो सही है। अगर आप पिन बदल देते हैं तो दोनों पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो दोनों पिनों पर एक ही रीडिंग बताता है तथा लाल प्रोब को बीच वाली पिन पर रखें और काली वाली प्रोब से साइड की दोनों पिनों पर बारी बारी से रखने पर रीडिंग नहीं बताता है तो यह डायोड सही है। यदि मल्टीमीटर दोनों बार कोई रीडिंग नहीं बताता है या फिर दोनों बार रीडिंग बताता है या फिर बीप करता है तो फिर खराब है। मतलब आप दोनों साइड से चेक कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी पलट के, अगर रीडिंग दोनों साइड में बराबर ही बताता है, मतलब इधर भी बताता है और उल्टा रखने पर भी बताता है, तो ये खराब है। सेम इधर का भी चेक कर सकते हैं, मैंने बता दिया इसके अंदर 2 डायोड हैं तो दोनों डायोड इस तरह से उसके अंदर कनेक्ट होते हैं, तो आप इस तरह से आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं। बड़ी कोई खास बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा समझने की बात है। बाकी अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो सभी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और जो ना समझ में आए वो जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैं बहुत फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सभी लोगों को थोड़ा सा ऊब ना लगे। अब देखो ये टीवीएस डायोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी समझ लेते हैं टीवीएस डायोड क्या है। ये एक विशेष किस्म का डायोड होता है, इसका प्रयोग सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब कभी डीसी सप्लाई एकदम से अधिक कुछ समय के लिए आ जाता है तो यह डायोड सप्लाई के सर्किट को बचाने का काम करता है। इसे बाई डायरेक्शनल ट्रांजिस्टर डायोड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, देखिए दो डायोड जैसा ही है, मतलब जैसे वहां पर 2 डायोड था तो यहाँ पर 2 डायोड नहीं है, बेसिकली ये एक डायोड ही मिक्स करके इस तरह से बनाया गया है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता, इसमें कोई भी पॉजिटिव और कोई भी निगेटिव नहीं होता। दोनों तरफ से इधर भी जो देखेंगे वो इधर से भी, ना इधर पॉजिटिव है ना निगेटिव, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं दिया गया होता है। अब उसके बाद चिप टीवीएस डायोड है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चिप वाले की कोई बात नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है सर्किट में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए एक यहाँ पर ये देखिए थायरिस्टर यहाँ पर बना हुआ है, थायरिस्टर को भी देख लेते हैं। ये भी एक किस्म का डायोड ही है, लेकिन इसका जो कार्य फंक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर देखिए इसको SCR भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ जगह थायरिस्टर भी बोलते हैं, मैं ज्यादातर थायरिस्टर बोलता हूँ, ठीक है। ये SCR 200, इसका पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसको थायरिस्टर भी कहते हैं। इसकी 3 पिनें होती हैं, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। यहाँ पर गेट पिन होती है। अभी तक क्या आ रहा था, सिर्फ एनोड और कैथोड ही आ रहा था, लेकिन अभी एक पिन और इसमें ऐड हो गई है जिसका नाम है गेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एनोड प्लस पॉइंट तथा कैथोड माइनस पॉइंट होता है, और गेट पिन इसका इस्तेमाल SCR को पल्स या सिग्नल देने के लिए होता है। SCR एक यूनी डायरेक्शनल कंपोनेंट है, इसका मतलब ये एक तरफ से करंट फ्लो कर सकता है और एनोड से कैथोड तक, यानी एनोड से कैथोड तक ये करंट को फ्लो कर सकता है। अगर रिवर्स वोल्टेज देंगे, मतलब कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को निगेटिव, तो कैथोड से एनोड तक करंट फ्लो नहीं होता है। ये बेसिकली एक ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करता है, ठीक है। SCR एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इसका प्रयोग स्विचिंग के लिए किया जाता है। कई जगह जैसे आपके फैन रेगुलेटर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो घरों में फैन लगा होता है उसके लिए एक रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर एक इस तरह का SCR वगैरह इस्तेमाल किया जाता है जो कि वोल्टेज मतलब स्विचिंग की स्पीड को कंट्रोल करता है। और मतलब एक तरह से स्विचिंग कंट्रोल हो गई तो उसका वोल्टेज भी कंट्रोल हो जाता है, यानी फैन को स्लो करने के लिए काम किया जाता है या फास्ट करने के लिए काम किया जाता है। तो वहां पर ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ जगह है इस्तेमाल, ठीक है, वो आपको मैं क्लास H वाले एम्पलीफायर आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। बाकी आपको क्लास AB वाले में नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्लास H एम्पलीफायर आएगा उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। देखो SCR दिखने में कुछ इस तरह से, जैसे ट्रांजिस्टर होता है इसी तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर के
छोटे बड़े साइज हैं, उस तरह के इसके भी छोटे बड़े साइज हैं। तो आप पहचान देख लीजिए, इस तरह से ये दिखता है, यानी ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो नंबर होता है वो नंबर से पता चल जाता है कि ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है। एससीआर की चेकिंग, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखकर उसकी रेड प्रोब को एससीआर के एनोड पर रखते हैं और ब्लैक प्रोब को कैथोड पर रखते हैं, तो मल्टीमीटर पर कुछ भी रीडिंग नहीं बताता है। अब कैथोड और गेट पर मल्टीमीटर की प्रोब रखने पर 100 से 500 के बीच रीडिंग आता है तो एससीआर सही है, यदि रीडिंग नहीं आता तो एससीआर खराब है। ठीक है, इस तरह से इसका सिस्टम होता है। अब उसके बाद ये आपका खत्म हो रहा है एससीआर। अब आ जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं अभी फिलहाल वीडियो शूट करना बंद करता हूं, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है इसको मैं स्पेशल वीडियो बना देता हूं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के ऊपर स्पेशल वीडियो रह जाएगी। कल टोटल सिर्फ ट्रांजिस्टर आपको समझाऊंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है, अगर ट्रांजिस्टर आपने थोड़ा भी समझने में मिस्टेक किया तो फिर कहीं ना कहीं एम्पलीफायर में कुछ कम मजा आता है, उतना ज्यादा एक्सपर्टनेस नहीं आते, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है अपने आप में खुद ही एक एम्पलीफायर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।